मेघना घबरा गई जब उसका कोई हाथ पकड़ के खींचता है। मेघना चिल्लाने लगी, अंडस्को कौन हो तुम, छोड़ो छोड़ो मुझे। लेकिन वो शख्स मेघना की एक बार नहीं सुना और उससे खींचता हुआ हॉल में लेकर गया। मेघना बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो उस शख्स को मारने की कोशिश भी करती है लेकिन वो शख्स उसे कुछ करने ही नहीं देता है और उसे सोफे में धकेल देता है। मेघना बहुत ज्यादा घबरा गई। वो चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को देखो तुम जो कोई भी दूर रहो मुझसे, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो शख्स को मेघना की बातें सुन और ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। वो धीरे धीरे मेघना के पास आने लगा। मेघना जो थोड़ी बहुत बची थी वो जुटा के उस शख्स को धक्का देती है जिससे वो आदमी के मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि मेघना ने वो आदमी को टेबल के पास धक्का दिया जहां टेबल के कोने से उस आदमी को चोट लग जाती है। लेकिन मेघना ने जब वो आवाज सुनी तो हैरान रह गई। उसे वो आवाज जानी पहचानी लगी। उसने जल्दी से वहां की स्विच ऑन की, वहां की सारी लाइट ऑन हो गई। तभी मेघना ने टेबल की ओर देखा और हैरान रह गई क्योंकि वहां नवीन था। को शायद बेहोश हो गया क्योंकि उसने बहुत ड्रिंक की हुई थी और मेघना के धक्के से वो नीचे गिर भी गया जिससे वो बेहोश हो गया। मेघना जल्दी से नवीन के पास गई और परेशानी से बोली, अंडस्को नवीन नवीन ये तुम थे, आई एम सॉरी। मेघना जल्दी से नवीन को उठाने की कोशिश करते हुए कहा, अंडस्को नवीन नवीन तुम ठीक हो न, क्या हुआ तुम्हें। मेघना जब नवीन के पास गई तब उसे समझ आया कि नवीन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है। उसने जैसे तैसे नवीन को उठाया और सोफे में लेटा दिया। नवीन सो गया था। मेघना ने गहरी सांस ली और सोची कि अंडस्को नवीन को वो ऊपर कैसे ले जाए। उसको लगा कि वो नवीन को उठा नहीं पाएगी। उसने सोचा वो यही नवीन को सोने देगी। उसने किचन में जाकर गर्म पानी किया और एक कॉटन का कपड़ा लेकर नवीन के पास आ गई। उसने पहले नवीन के सूज खोले, फिर उसका कोट भी मुश्किल से निकाल दी। उसने नवीन की शर्ट के 2 बटन भी खोल दिए जिससे उसकी ज्यादा गर्मी ना लगे। उसने नवीन का चेहरा पोंछा और हाथ पैर को साफ कर दी। वैसे मेघना ने डिनर नहीं किया था लेकिन आज का नवीन का ऐसा बिहेवियर देखकर उसका सारा मूड खराब हो चुका था। उसने जल्दी से सब कुछ साफ करके वहां से उठ गई। वो जैसे जाने के लिए मुड़ी तभी नवीन ने धीरे से मेघना का हाथ पकड़ लिया। मेघना ने नवीन का हाथ देखा, फिर नवीन को। उसने नवीन के माथे को सहलाया और उसके माथे में किस किया। वो जानती थी नवीन ऐसा बिहेवियर तभी करता था जब वो बहुत परेशान हो। आखिरी बार उसने नवीन को ऐसा बिहेवियर 5 साल पहले देखा, वो भी किसी और के लिए। उस समय भी नवीन को उसी ने संभाला था और नवीन को अभी ऐसे बिहेवियर देख वो सोचने लगी, इस बार वो किसे खोने से डर रहा है। यही सोचकर उसका दिल दर्द हो रहा था। पिछली बार उसने बहुत मुश्किल से नवीन को संभाला था, बट इस बार अगर वो नवीन को संभाल भी ली तो उसे टूटने से कोई नहीं बचाने वाला। वैसे भी उसका झूठ ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला था। जल्दी ही उसका सच सबके सामने आ जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात नवीन को पता चली तो वो मेघना को एक सेकंड के लिए भी अपनी जिंदगी में नहीं रखेगा। वो उसे जल्दी ही उस लड़की को खोजना पड़ेगा, अपने लिए नहीं। मेघना ने नवीन को देखा और एक दर्द भरा स्माइल देकर मन में बोली, अंडस्को नवीन के लिए। यही सोच के वो और दुखी हो रही थी वही नवीन का हाथ पकड़कर मेघना वही सोफे से टिका के सो गई। वही सुबह हो गई। नवीन की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए उसने अपना हाथ अपने सर में रखना चाहा। तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ। उसने अपने साइड में देखा जहां मेघना नीचे फर्श में बैठकर सोफे टेक लेकर सोई हुई है। नवीन को उसको ऐसे सोते देख हैरान था। वो इस समय इतनी प्यारी लग रही थी कि नवीन को अपना हाथ छुड़ाने का मन नहीं किया। लेकिन जब उसे याद आया कल वो पूरे दिन सार्थक के साथ थी, उसका गुस्सा फिर आ गया। उसने झट से अपना हाथ मेघना से छुड़वा लिया और माही को गुस्से में देखने लगा। वही मेघना ऐसे किसी के हाथ छुड़ाने ने हड़बड़ा के उठ गई। नवीन को देखा जो उसे ही गुस्से में देख रहा था। मेघना जल्दी से उठते हुए बोली, अंडस्को नवीन तुम उठ गए। इतना ही बोली थी कि उसका पैर मुड़ गया और वो गिरने लगी। मेघना गिर पाती उससे पहले ही नवीन ने उसको पकड़ लिया और मेघना बच गई। नवीन भी थोड़ा घबरा गया था मेघना के ऐसे गिरने से। उसने पूछा, अंडस्को बच्ची हो क्या, ठीक से उठने नहीं आता तुम्हें। मेघना ने अपने पैर देखे जहां कल से भी ज्यादा स्वेलिंग बढ़ गई थी। वो कल जब नवीन ने मेघना को सोफे में धक्का दिया था तभी उसके एंकल में मोच आ गई थी। उसने कल तो जैसे तैसे खुद को दर्द से बचाए रखा, लेकिन आज उसका पैर ऐसे ठंड से रह रहकर और ज्यादा स्वेलिंग बढ़ गई थी।
नवीन ने मेघना के पैरों को देखा, फिर वो हैरानी से मेघना को देखकर बोला, अंडस्को ये कैसे हुआ तुम्हारे पैरों में? मेघना ने कहा, अंडस्को कुछ नहीं, कल बस लग गई कहीं से, छोड़ो मैं ठीक हूँ। नवीन को याद आ रहा था कि कल उसने नशे में मेघना को सोफे में धक्का दे दिया था, जिससे मेघना के पैरों में चोट लग गई। नवीन को अब पछतावा हो रहा था कि उसने मेघना के साथ ऐसा बिहेव किया। अल्पविराम। नवीन ने मेघना को गोद में उठाया, ये देख मेघना हैरान रह गई। वो बोली, अंडस्को क्या कर रहे हो? नवीन छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। नवीन ने नहीं सुना और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मेघना ने फिर कहा, अंडस्को कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? नवीन ने कहा, अंडस्को इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारे कमरे में लेकर जा रहा हूँ, अब इस हालत में तुम्हें वहाँ तो बैठा के सेवा तो नहीं कर सकता ना? मेघना ने कहा, अंडस्को पर मैं जा सकती हूँ। नवीन ने कहा, अंडस्को पर मैं तुम्हें ऐसे लेकर जाना चाहता हूँ, शांति से रहो, मैं लेकर जा रहा हूँ ना। मेघना ने आगे कुछ नहीं कहा। नवीन उसको अपने रूम में ले आया और मेघना को मेघना के बेड पर लिटा दिया और बोला, अंडस्को सॉरी कल के लिए, मैं कल नशे में था और परेशान था। मेघना ने कहा, अंडस्को कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम जब परेशान होते हो तभी ड्रिंक करते हो। नवीन ने हाँ कहा और बोला, अंडस्को ठीक है, तुम यही रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मेघना ने नवीन का हाथ पकड़ लिया। नवीन ने मेघना की ओर देखा। मेघना ने कहा, अंडस्को क्या मैं जान सकती हूँ तुम इतने परेशान क्यों हो? नवीन ने मेघना को देखा। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन बोल नहीं सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और आंखें खोल के कहा, अंडस्को कोई बड़ी बात नहीं है, तुम आराम करो, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। इतना बोल वो मेघना के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है और वहां से जाने लगता है। मेघना ने कहा, अंडस्को तुम परेशान हो नवीन, मुझे पता है, लेकिन बात क्या है? नवीन परेशान था कि मेघना सार्थक के साथ कल थी या बात कुछ और है। वही दूसरी ओर मानन विला में माही नींद से उठती है, तभी उसके सामने युवराज खड़ा रहता है। माही एक पल के लिए युवराज को देखकर डर जाती है। वो युवराज से पूछती है, अंडस्को युवराज जी आप ऐसे क्यों खड़े हैं? युवराज ने तीखी नजरों से माही को देखा और कहा, अंडस्को तुम्हें ट्रेनिंग के लिए उठाने आया हूँ। माही ने कॉन्फ्यूजन में पूछा, अंडस्को कैसी ट्रेनिंग? युवराज ने एक कार्ड माही को दे दिया। माही ने वो कार्ड देखा, फिर युवराज को। उसने वो कार्ड ले ली और पढ़ने लगी। उसने देखा तो थोड़ा हैरान रह गई क्योंकि ये वुमेन लिंक का इनविटेशन था जहां माही ने 2 महीने पहले माया के साथ वहां रजिस्टर करवाया था। उसने युवराज को देखा और कहा, अंडस्को ये मैंने आपकी मोम के साथ किया था, मुझे नहीं लगा था ये कंपटीशन अभी आ जाएगा। युवराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, अंडस्को मुझे तुम्हें वहां जाने ही नहीं देना चाहिए था क्योंकि ये कंपटीशन कोई आम कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर बड़ी सी बड़ी फैमिली के औरतें भाग लेती है और इन सबके पास हर काम करने का हुनर होता है। माही ने कहा, अंडस्को हाँ तो मैं आपको क्या कोई काम की नहीं लगती? माही ने पहली बार युवराज से ऐसे बात की थी तो युवराज थोड़ा हैरान रह गया। फिर उसने सोचा, लगता है ये अपने असली अवतार में जल्दी आने वाली है, इसलिए मुझे अब ऐसे हैरान होने की आदत अपना लेना चाहिए। युवराज ने कहा, अंडस्को मुझे नहीं पता कि तुम कितना हुनर रखती हो। अभी मैंने ये कार्ड देखा, 15 दिन बाद कंपटीशन और ये कंपटीशन 2 हफ्ते तक चलेगी। यहाँ पर महिलाओं को वो सब काम करवाते हैं जो एक आम महिला करती है। मुझे तुम पर कोई शक नहीं है, बट तुम जहाँ जाने वाली हो वहाँ की औरतें तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। अपनी इमेज को और बेहतर तरीके से निखारने के लिए मैंने किसी को हायर किया है, तो जल्दी तैयार हो जाओ, वो जल्दी ही यहाँ पहुँचती ही होगी। माही का मन कर रहा था युवराज को बताए उसे किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, उसे सब आता है, लेकिन उसने कहा, अंडस्को ठीक है, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। युवराज माही को देखकर ही समझ गया था कि माही सोच क्या रही। उसने अपने मन में कहा, अंडस्को ट्रेनिंग तो बस एक बहाना है, मुझे तो ये देखना है कि तुम कितनी काबिल हो। वैसे भी वुमेन लिंग का कंपटीशन से युवराज को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन ये अच्छा मौका था माही को परखने का। माही जल्दी से रेडी हो गई। युवराज को उसे देखा और बोला, अंडस्को ठीक है चलो जल्दी। माही ने मुंह बना लिया और सोची है, अंडस्को कैसे है ये, एक तारीफ कर देंगे अपनी पत्नी का तो क्या हो जाएगा, कितने अच्छे से रेडी हुई हूँ, वो भी इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इनको तो बस ट्रेनिंग करवानी है। माही ने हाँ में सिर हिलाया और युवराज के साथ जाने लगी। वैसे सुबह हो रही थी तो कोई अभी तक उठा नहीं था।
माया और मोनिका तो लेट ही उठते थे, इसलिए युवराज को नोटिस पहले मिल गई। वो माही को गार्डन ले आया। वहां एक लेडी खड़ी थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। माही ने उन्हें देखा तो देखती ही रह गई। युवराज माही को उनसे से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोला, अंडस्को माही, इनसे मिलो, ये है मिस रुपेन। एंड मिस रुपेन मीट माय वाइफ माही। मिस रुपेन माही को हेलो कहती है, माही भी उनको हेलो कहती है। युवराज ने मिस रुपेन को कहा, अंडस्को मिस रुपेन, इन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए क्योंकि वुमेन लिंग में ज्यादा समय नहीं है, तो मैं चाहता हूँ आप इन्हें हाई प्रोफाइल लोगों के सामने कैसे प्रिटेंड और प्रेजेंट रहना चाहिए। मिस रुपेन ने कहा, अंडस्को ओके मिस्टर युवराज, आपकी वाइफ को मैं अच्छे से सब ट्रेनिंग दे दूंगी। माही ये सब देख बोर हो रही थी। उसे मन कर रहा था अपने जाकर वो आराम करे, लेकिन युवराज उसे ये करने नहीं देगा। युवराज ने मिस रुपेन को हाँ कहा और माही को कहा, अंडस्को अच्छे से सब कुछ सीखो, मैं यही हूँ। इतना बोल वो वहां से चला गया। वही माही ने सड़ा सा मुंह लिए उस लेडी को देखा और कहा, अंडस्को दिखती तो 45 साल की है, लेकिन सुंदरता देखो अभी भी बेकरार है। मैंने इतने साल खुद पर ध्यान क्यों नहीं दिया, नहीं तो मैं इससे भी ज्यादा सुंदर हूँ। यही सोच वो मन ही मन खुद को कोस रही थी। वही दूसरी तरफ युवराज ने मान्या को कॉल किया। मान्या जो कार के पीछे के सीट में आराम फरमा रही थी, उसने फोन की आवाज सुनी तो उठा लिया। आलस भरे स्वर में कहा, अंडस्को क्या हुआ युवी, क्यों सुबह फोन कर रहे हो। युवराज ने कहा, अंडस्को कहाँ हो तुम। मान्या ने सामने देखा जहां आरिफ ड्राइव कर रहा था। उसने आरिफ से पूछा, अंडस्को पंडित अभी हम कहाँ हैं। आरिफ ने भी उबासी लेते हुए कहा, अंडस्को वाइफी जी, अभी हम लोग चिकोड़ी के रास्ते में है। मान्या ने कहा, अंडस्को चिकोड़ी के रास्ते में। युवराज हैरान होकर पूछा, अंडस्को चिकोड़ी के रास्ते में वहां क्या कर रही हो तुम। मान्या ने कहा, अंडस्को अपनी सासू माँ से मिलने। तुम बताओ तुमने कॉल क्यों किया है। युवराज ने लंबी सांस ली और कहा, अंडस्को वो माही ने जो वुमेन लिंग में पार्ट लिया था उसका लेटर आ गया। मान्या ने कहा, अंडस्को तो बहुत अच्छी बात है। युवराज ने कहा, अंडस्को इसमें अच्छी बात कहाँ से हुई, उसे अगर कुछ नहीं आता होगा तो मिसेज मानन को फिर मौका मिल जाएगा माही को परेशान करने लिए, इसलिए मैंने माही के लिए एक ट्रेनर हायर किया है। मान्या ने उबासी लेते हुए कहा, अंडस्को क्या तुमने ट्रेनर हायर किया है, तो बेकार में किया है। युवराज कंफ्यूज होकर पूछा, अंडस्को क्यों। मान्या की बात सुन युवराज ने कहा, अंडस्को क्यों। मान्या ने कहा, अंडस्को वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। युवराज ने कहा, अंडस्को तुम ना सच में बहुत खराब हो, बता दोगी तो क्या हो जाएगा। मान्या हंसते हुए बोली, अंडस्को अच्छा हर चीज फ्री में जानना चाहते हो, महंत करो महंत, जवाब खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगा। युवराज ने माही को देखा और एक गहरी सांस ली। वही माही जानबूझ के सब काम उल्टे कर रही थी। मिस रुपेन कुछ और कहती, माही कुछ और ही करती, जिससे मिस रुपेन थोड़ा परेशान होकर बोली, अंडस्को मिसेज मानन प्लीज अच्छे से करिए, आप ये क्या कर रही है। आपको बुक को अपने माथे में रख कर चलना है, हाथ में बैलेंस नहीं करना। माही बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन थी तो यहाँ भोली भाली माही न खुद को कंट्रोल कर रखा था उसने। उसने मिस रुपेन को देखा, फिर परेशान होने की एक्टिंग करते हुए कहा, अंडस्को मिस रुपेन हमसे ये नहीं हो रहा है। ये हिल्स बहुत ज्यादा ऊंची है और हमने कभी भी इतने ऊंचे हील्स नहीं पहने, और ये बुक्स ये तो बहुत ज्यादा भारी है, मैं हाथ में पकड़ के बैलेंस कर पाऊँ, आप सर में रखने की बात कर रही है। माही की बात सुन मिस रुपेन ने स्ट्रिक्टली कहा, अंडस्को नो मिसेज मानन, ये आपके पर्सनैलिटी को दर्शाता है, और एक अच्छे फैमिली की लेडी अगर ठीक से चल न सके तो उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। माही ने मिस रुपेन को ऐसे देखा जैसे कि वो कोई पुराने स्कूल की खड़ूस प्रिंसिपल हो। माही ने गहरी सांस ली, और तभी वहां पर युवराज आ गया, जिसे देख माही सीधा खड़ी हो गई और युवराज को दिखाने के लिए अच्छे से बुक को अपने माथे पर रखने लगी कि वो बहुत महंत कर रही है। युवराज ने मिस रुपेन से पूछा, अंडस्को तो मिस रुपेन मेरी वाइफ कैसा परफॉर्म कर रही है। मिस रुपेन ने माही को देखा, जिसका चेहरा जैसे अभी ऐसा था जैसे कह रही हो, युवराज को मत बताना कि मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, अभी प्लीज मत बताओ, मैं अब से मन लगा के करूँगी। मिस रुपेन ने गहरी सांस ली और सच सच युवराज को बताते हुए कहा, अंडस्को मिस्टर युवराज आपकी वाइफ का प्रोफोनेशन उतनी अच्छी नहीं है, हमें उन पर और मेहनत करनी पड़ेगी।
युवराज ने थोड़ा हैरान होकर माही को देखा। उसे थोड़ी सी हैरानी हो रही थी क्योंकि अभी मान्या ने माही के बारे में ये हिंट तो दे ही दिया था कि वो एक अच्छी लन है, लेकिन अभी माही की ऐसा हालत देख लगता नहीं है कि वो कुछ भी सीख पाएगी। युवराज ने मिस रुपेन से कहा, अंडस को ठीक है, आप इनसे और मेहनत करवाए जिससे वो एक अच्छी प्लेयर बन पाए। मिस रुपेन ने हाँ कहा। तभी माही ने युवराज को जाता हुआ देखा और एक लंबी सांस ली। फिर उसने घूर के मिस रुपेन को देखा। मिस रुपेन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, अंडस को आपको मैंने युवराज जी की बोलने से मना कर रही थी, ना कि मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, फिर आपने क्यों बताया? मिस रुपेन ने भी एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, अंडस को मिसेज मानन, यहाँ मैं किसी के लिए वाही नहीं करने आए, आपको ट्रेनिंग देने आई हूँ और आपको ईमानदारी से सब कुछ करना चाहिए। माही ने जब मिस रुपेन का एटीट्यूड देखा तो वो और चिढ़ गई। उसने मिस रुपेन का हाथ कस के पकड़ और अपने आप को सर्द करते हुए कहा, अंडस को मैं सही करूँ या ना करूँ, लेकिन तुम्हें युवराज जी सामने मेरी तारीफ करनी है, समझी? माही ने मिस रुपेन का हाथ इतना जोर से पकड़ा था कि मिस रुपेन को कर ही नहीं पा रही थी। माही ने कहा, अंडस को समझी आपने मैंने क्या कहा? मिस रुपेन ने हाँ में सिर हिला दिया। माही ने स्माइल की और हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद से माही अच्छे से प्रैक्टिस करने लगी। वही दूसरी तरफ मान्या कार में बोर हो रही थी। वो आरिफ से पूछी, अंडस को पंडित, हम कब पहुंचने वाले हैं तुम्हारे माँ के घर? आरिफ जो पहले से बहुत थका हुआ था वो भी परेशान होकर बोला, अंडस को क्या पता, मैं भी पहली बार आया हूँ। ये सुन मान्या हैरान रह गई और वो पूछी, अंडस को क्या क्या कहा तुमने? आरिफ मान्या के चिल्लाने से होश में आया और सोचा कि वो क्या बोल दिया। उसमें जल्दी से बात की संभालते हुए कहा, अंडस को वो हाँ क्या है ना, हमारा नया घर बना है और मैं यहाँ बेंगलो में था तो मुझे घर आने को टाइम ही नहीं मिला। मान्या ने आंखें ऊंची करते हुए पूछे, अंडस को ओह अच्छा, ऐसी बात है, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि तुम्हारा घर कहाँ है? आरिफ ने अपना फोन ऑन किया। वहां शौर्य का मैसेज आया था जिसमें शौर्य ने घर जाने का रास्ता भेज दिया था। आरिफ को कुछ ना कहता देख मान्या ने फिर पूछा, अंडस को बोलो भी, ऐसे हम कैसे जाएंगे? आरिफ जल्दी से मान्या की ओर मुड़ा और कहा, अंडस को मेरे पास नक्शा है वाइफी जी, आप टेंशन न लो। मान्या ने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक घर के सामने रुकी और मान्या बाहर आए और आरिफ भी बाहर आ गया। वही सब गांव वासी घूर घूर के दोनों को देख रहे थे क्योंकि वहां ऐसी कोई गाड़ी आई नहीं थी ना कभी। वही मान्या ने धीरे से आरिफ से पूछा, अंडस को तुम सही एड्रेस पर ही लाए हो ना? आरिफ ने फोन देखा और कहा, अंडस को लगता है तो यही है कि सही है। मान्या थोड़ा चिढ़ के बोली, अंडस को लगता है मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? आरिफ ने बात संभाले हुए कहा, अंडस को अरे मतलब मुझे लगता है मेरी माँ अभी हमारा वेट कर रही होंगी। मान्या ने आरिफ को देखा और गहरी सांस ली। वही तभी उस घर का गेट खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई, जिसे देख मान्या को लगा यही आरिफ को माँ है। वो जल्दी से उनके पैर छूकर बोली, अंडस को नमस्ते माँ जी। मान्या को ऐसे किसी के पैर छूते देख वो हैरान रह गया। उसने जल्दी से खुद को संभाला। वही मान्या ने आरिफ को नोटिस किया और कहा, अंडस को कैसे बेटे हो, अपनी माँ के पैर तक नहीं छू सकते हो तुम? मान्या के टोकने पर आरिफ होश में आया। उसने कहा, अंडस को हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ। इतना बोल उसने भी मान्या साथ मिलकर उस बूढ़ी औरत के पैर छू लिए। वही बूढ़ी औरत खुश हो गई। वो बोली, अंडस को सदा सुखी रहो। वैसे तुम दोनों कौन हो बेटा? ये सुन दोनों हैरान रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखा और जल्दी से खड़े हो गए। और आरिफ ने जल्दी से कहा, अंडस को माँ मैं आरिफ आपका बेटा। वो औरत को भूलने की बीमारी थी। उसने कहा, अंडस को मेरा बेटा वो कौन है? ये सब सुन मान्या बस आरिफ को देखे जा रही थी। आरिफ ने कहा, अंडस को माँ आप मुझे कैसे भूल सकती है, ये मैं हूँ आरिफ, लगता है आपने फिर से अपना दवाई टाइम पर नहीं लिया। वो बुद्धि औरत ने मान्या की ओर देखा जो उसे ही देख रही थी। वो बुद्धि औरत ने मान्या से पूछा, अंडस को ये सच में मेरा बेटा है? आरिफ ने भी मान्या की ओर देखकर कहा, अंडस को हाँ वाइफी जी बताए इन्हें, वैसे इन्हें भूलने की बीमारी है, कभी कभी भूल जाती है, वाइफी जी मदद कीजिए। मान्या को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, इसलिए उसने भी कह दिया, अंडस को हाँ माँ जी ये आप ही का बेटा है आरिफ और मैं इनकी पत्नी हूँ मान्या।
मान्या की बात उन बूढ़ी औरत ने मान ली। आरिफ ने अब एक गहरी सांस ली और मन ही मन शौर्य को कोसते हुए कहा, अंडस को मुझे बस बेंगलो आने दो शौर्य के बच्चे, फिर मैं तुम्हें पूरा खानदान याद दिलाता हूँ। वही दोनों घर के अंदर चले गए। मान्या ने घर देखकर कहा, अंडस को तुमने ऐसे घर को कहा था कि ये न्यू बना है। वो बुद्धि औरत बोली, अंडस को घर बना है ना बेटा, हमारा घर तो ठीक से मरम्मत भी नहीं हुआ है जब से मैं यहाँ ब्याह कर आई हूँ। मान्या ने उनकी बात सुनी और आरिफ को देखने लगी जो अपने आंखें कस के बंद किए हुए थे। उसने अपने मन में कहा, अंडस को लगता है ये औरत यही मेरा शमशान घाट बना के छोड़ेगी यार। जो शिकायत है मुझसे बाद में करियो, मेरी खतरनाक बीवी के सामने क्यों कर रही है। मान्या ने कहा, अंडस को हाँ, आपको घर की मरम्मत करवा देनी चाहिए। वैसे आपका बेटा बहुत होनहार है, वो शहर में एक अच्छा पंडित है, मेरे कंपनी में मेरा हाथ भू बताता है। ये सुन वो बुद्धि औरत बोली, अंडस को सही कहा तुमने बहू, टिक्यू बड़ा होनहार था। टिक्यू नाम सुन मान्या हैरान रह गई। उसने आरिफ को देखा जो खुद परेशान दिख रहा था। उसने खुद को कंट्रोल किया और मान्या को हंसते हुए कहा, अंडस को वो माँ मुझे प्यार से टिक्यू बुलाती है। मान्या ने हाँ में सिर हिलाया। वही बूढ़ी औरत बोलती गई। उसने कहा, अंडस को अरे बेटा तुम दोनों खड़े क्यों हो, बैठो ना, तुम्हें मैं अपने बेटे की महानता बताना चाहती हूँ। मान्या को और आरिफ को बहुत अजीब लग रहा था, सबसे ज्यादा तो आरिफ को। उसने अपने मन में कहा, अंडस को क्या वो किसी गलत घर में आ गया है, ये औरत कैसे बहकी बहकी बातें कर रही थी। वही बूढ़ी औरत बोली, अंडस को अरे तुमको पता है मेरा बेटा बहुत ज्यादा होशियार था, हमेशा अव्वल आता था, इसलिए मैंने और टिक्यू के पापा ने टिक्कू को शहर भेज दिया पढ़ने। हमने बहुत अरमान सजा लिए थे, लेकिन टिक्यू कभी भी घर नहीं आया। उसके पापा बीमार थे, फिर वो नहीं आया। अब उस बूढ़ी औरत की बातें सुन दोनों को अजीब लगने लगा, क्योंकि उसे देख लग रहा था कि वो मेंटली पेशेंट है। आरिफ ने मान्या की और देखा, जिसे देख लग रहा था कि वो बहुत ध्यान से उस बूढ़ी औरत की बात सुन रही थी। वो औरत आगे बोली, अंडस को पता है मैं और टिक्यू के पापा टीकू का इंतजार करते रहे, लेकिन वो अभी भी नहीं आया। उस औरत की बात सुन अब आरिफ को बुरा लगने लगा था। उसने सोचा नहीं था सामने जो औरत थी उसके साथ इतना बुरा हो चुका है। वही मान्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बिल्कुल शांत होकर उस औरत की बातें सुन वो पता नहीं क्या सोच रही थी। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, और आरिफ को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसने उस औरत को देखा जो कब से पीछे देख रही थी। उन दोनों ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी वो औरत बोली, अंडस को पता है ऐसे ही टिक्यू का इंतजार करते करते टिक्यू के पापा चल बसे, लेकिन टिक्यू फिर भी नहीं आया। उन दोनों ने हैरानी से उस बूढ़ी औरत को देखा, क्योंकि वो औरत दुखी नहीं दिख रही थी, बल्कि वो हंस रही थी, जिससे आरिफ को पक्का शक हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। वही मान्या ने अपना हाथ पीछे कर रखा था, जैसे उसने कुछ पकड़ा हुआ हो। उसने मान्या की ओर देखा, जहां अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वही वो बुद्धि औरत हंसते हुए बोली, अंडस को तुम्हें हैरानी होगी कि टिक्यू पापा और मैं अभी भी टिक्यू का वेट करते हैं, देखो वहां है टिक्यू के पापा। मान्या और आरिफ ने जब ये सुना तो उन दोनों ने झट से पीछे देखा जहां वो औरत देख रही थी। वहां जब उन्होंने देखा तो हैरान गए, क्योंकि सामने एक हड्डियों का कंकाल लटक रहा था, और वो औरत खुशी खुशी उस कंकाल को देख उछल रही थी। आरिफ और मान्या ने जब वो कंकाल देखा तो हैरान रह गए, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ ये कंकाल भी हो सकता है। वही वो बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, अंडस को किट्टू देखो तुम्हारे पापा कितने खुश हैं, तुम्हें यहाँ देख कर जाओ बेटा, उनसे मिल लो। आरिफ ने जब ये सुना तो हैरान रह गया। उसने मान्या की ओर देखा जो खुद हैरानी से दोनों को देख रही थी। मान्या ने कहा, अंडस को माँ जी ये आप कैसी बात कर रही है, वो तो कंकाल है किसी का। वो बूढ़ी औरत ने जब ये सुना तो मान्या पर भड़कते हुए बोली, अंडस को ए लड़की, मेरे पति को तुमने कंकाल कैसे कहा, हाँ रोज खाना देती हूँ, उन्हें देखो वहाँ। मान्या और आरिफ ने वो जगह देखी जहाँ सच में खाना रखा हुआ था, और बहुत सारे प्लेट्स थे, जिसे देख वो हैरान थे, क्योंकि प्लेट में खाना सच में नहीं था, क्योंकि वहाँ किसी ने खाना खाया हुआ था। आरिफ ने मन में सोचा कि कंकाल खाना भी खाता है। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, अंडस को देखा मेरे पति रोज खाना खाते हैं यहाँ, और तुमने उन्हें कंकाल कहा, शर्म नहीं आती अपने ससुर को ऐसा बोलते हुए। मान्या और आरिफ ने अपने में ही बड़बड़ाया, अंडस को अरे कौन सा ससुर, वो जिंदा होगा तब न ससुर बोलूंगी।
वही मान्या ने अपने मन में कहा, अंडस को क्या सोच में इस आरिफ के माँ से मिलने आई थी, ये बूढ़ी औरत तो पूरी पागल है। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, अंडस को तुमने अपने ससुर को ऐसा बोला तो अब से तुम मेरी बहू नहीं हो, निकल जाओ मेरे घर से और मेरे किट्टू की जिंदगी से। मैं किट्टू की शादी किसी अच्छे घर में करवाऊंगी। मान्या जब ये सुना तो उसको अब बहुत गुस्सा आने लगा। उसने आरिफ की ओर घूर के देखा। वही आरिफ सोच रहा था, अंडस को अरे यार यू बुढ़िया क्यों मेरा और अपना कब्र खोद रही है। इतनी नौटंकी बात तो बीवी को पता भी चल चुका होगा। यहाँ को जिससे मिलने आए हैं उसको सच में माँ नहीं है, वो भी मैं जैसे तैसे मान्या को हैंडल कर भी लेता, लेकिन यहाँ तो ये मुझे और फंसा रही है। पता नहीं मान्या इसका काम तमाम करने के बाद मेरा क्या हाल करेगी। उसने उस कंकाल को देखा जो शायद बहुत दुखी दिख रहा था, जैसे वो भी बोल रहा हो, बेटा तेरा दर्द हम समझ सकते हैं। आरिफ ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। वही वो बूढ़ी औरत खड़ी हो गई और मान्या का हाथ पकड़ के खड़ा करने लगी और बोल रही थी, अंडस को उठ निर्ज उठ, निकल मेरे घर से अपने ससुर। तूने कंकाल कैसे कहा। अब मान्या का गुस्सा हद पार हो गया। उसने उस बुढ़िया का हाथ पकड़ा और घुमा दिया, जिससे वो बुढ़िया वही सोफे में गिर गई और उसका सर घूमने लगा। मान्या खड़ी हो गई और आरिफ के पास जाकर कुछ बोलती उससे पहले ही आरिफ तो खड़ा हो गया और मान्या से कहा, अंडस को वाइफी जी चलो जल्दी, ये औरत पागल है। यहाँ इसने अपने पति का कंकाल घर में सजा के रखा है और पता नहीं क्या रखा होगा। वही बूढ़ी औरत ने फिर से अपने पति के लिए कंकाल सुना तो पता नहीं उसके अंदर कौन सा पावर आ गया। वो जल्दी बेड से उठी और आरिफ सामने खड़ी हो गई। वही आरिफ और मान्या दोनों हैरान थे। वो कुछ कहते उससे पहले वो बुढ़िया आरिफ को थप्पड़ मार दी। ये देख तो दोनों शॉक में चले गए। वही वो बूढ़ी औरत बोली, अंडस को अरे तू भी अपनी पत्नी जैसा निर्लज हो गया, अपने बाप को कंकाल कह रहा है। मान्या को अब आ गया गुस्सा। उसने वो बुढ़िया के बाल पकड़ लिए, जिससे वो बुढ़िया चिल्लाने लगी, अंडस को बेशर्म लड़की, छोड़ मेरे बाल। तो अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार करोगी। अरे निर्लज, थोड़ा तो शर्म कर, अपने सास के साथ तू ऐसा व्यवहार करोगी, भगवान तुझे कभी भी मुक्ति नहीं देगा। मान्या अब उसके बक बक से परेशान हो गई थी। उसने उसको कहा, अंडस को चुप हो जा बुढ़िया, कब से तेरी बेवकूफी जैसे बातें सुन रही हूँ मैं और मेरा पति तुझ पर दया करके तेरे घर क्या आ गए, तुझसे मिलने तू सर चढ़ गई। और कौन सी सास, हाँ तुझको हम दोनों ने झूठ बोला था कि हम दोनों तेरे बेटा और बहू है, और तू हमें अपने इस कंकाल को हमारा ससुर बता रही है। वही आरिफ ने एक लंबी सांस ली। बेचारा बच जो गया था, क्योंकि उसको कार में शौर्य का मैसेज आ गया था कि उसको वो लेडी को उस गांव में लाने में वक्त लगेगा। इसलिए उसने आरिफ को ये औरत का एड्रेस दे दिया था कि ये औरत को भूलने की बीमारी है और अपने बेटे का राह ताक रही है, तो शायद प्लान में कुछ काम आ जाए। आरिफ ने भी सोचा, लेकिन वो कोई भी खतरा मोल नहीं सकता था, इसलिए उसने मान्या को घर आते ही बता दिया था कि ये औरत बहुत दुखी है और अपने बच्चे को देखने के लिए सालों से इंतजार कर रही है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मान्या भी ये नाटक करने के लिए मान गई थी और तब से दोनों यही प्रिटेंड किए कि वो इस औरत का बच्चा है और बहू है, लेकिन यहाँ तो आकार मामला ही उल्टा पड़ गया। औरत निकली पागल बना के रखी है एक कंकाल को अपना पति और खुश हो रही है अपने कंकाल पति को हमारी मान्या का ससुर। तो बेचारा आरिफ सोच रहा था कि क्या होना चाहिए था, पर हो कुछ और रहा था। आरिफ तो बच गया था मान्या के प्रकोप से, लेकिन अभी अभी जो उसके सामने चल रहा था उसे वो कैसे रोके। उसे तो मन कर रहा था बोलने का, अंडस को कि ये बहू सास और कंकाल की लड़ाई समाप्त कैसे करे। वही वो बुढ़िया मान्या से अपने बाल छुड़वाते हुए बोली, अंडस को तुम लोगों ने झूठ बोला। मान्या ने कहा, अंडस को हाँ बुढ़िया, अब और दिमाग मत खा, तूने बहुत परेशान कर लिया है हमें। तूने जो मेरे पति के ऊपर हाथ उठाया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। वही आरिफ ये सब देख जल्दी से मान्या को उस बुढ़िया से छुड़वाते हुए बोला, अंडस को वाइफी जी छोड़ दीजिए इसे, ये पागल है। मान्या ने कहा, अंडस को पागल है तो तुम्हें मरेंगी। वो बुढ़िया बोली, अंडस को मैंने अपने किट्टू को मारा है, तुम कौन होती हो मुझे परेशान करने वाली। मान्या का दिमाग और खराब हो गया। उसने कहा, अंडस को बुढ़िया वो तेरा किट्टू नहीं है, मेरा पति है। अगले बार उसको एक बार भी किट्टू कहा ना तो मैं तुम्हारी कंकाल को अभी तोड़ फोड़ के रख दूंगी। वो बुढ़िया बोली, अंडस को अरे कर्मजली, थोड़ा तो शर्म कर, अपने ससुर को तुम ऐसा नहीं कर सकती। मान्या और गुस्सा गया। वो कुछ करती उससे पहले ही आरिफ उस बुढ़िया से मान्या को अलग करते हुए बोला, अंडस को वाइफी जी छोड़ो उन्हें, हम चलते हैं यहाँ से।
मान्या को अब आरिफ पर भी गुस्सा आ रहा था, वो बार बार उसको रोक रहा था। मान्या ने कहा अंडस्को ठीक है चलो। मान्या का ऐसे बोलने से ही आरिफ को समझ आ गया कि अभी मान्या उस पर फटने वाली है। तभी वो बुढ़िया बोली अंडस्को कहाँ ले जा रही हो मेरे किट्टू को? तुम्हें जाना है तो जाओ, मेरे किट्टू को नहीं ले जा सकती। मान्या ने घूर के उस बुढ़िया को देखा, सच में अगर है बूढ़ी नहीं होती ना तो मान्या कब का इसको गोली से उड़ा देती। फिर भी मान्या ने खुद पर कंट्रोल किया और जाने लगी तो उस बुढ़िया ने आरिफ के हाथ पकड़ ली और खींचने लगी। आरिफ भी अब परेशान हो गया था। मान्या ने उस बुढ़िया को सबक सिखाने के लिए कहीं जाने लगी। वही आरिफ ने देखा और कहा अंडस्को वाइफी जी आप कहाँ जा रही है मुझे यहाँ छोड़ के? मान्या ने कहा अंडस्को यही रहो चुपचाप। आरिफ ने अपने आप को छुड़ाने लगा और बोला अंडस्को वाइफी जी मुझे भी ले चलिए, इस पागल औरत के साथ मुझे नहीं रहना है। वही औरत बोली अंडस्को जाने दे उसे बेटा, किट्टू तू मेरे साथ चल, ये लड़की अच्छी नहीं है तेरे लिए, खराब लड़की, मैं तेरी शादी किसी और अच्छी लड़की से करवा दूंगी। आरिफ उस औरत को बोलना चाहता था अंडस्को नहीं हूँ यार तेरा किट्टू, छोड़ मुझे, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, नहीं करनी किसी से शादी। वो बोला अंडस्को छोड़ो मुझे, मैं नहीं हूँ आपका किट्टू। वो औरत बोली अंडस्को तू शहर जाकर अपनी माँ से बात करना भूल गया है? हाँ रुक, तुझे फिर से डंडे पड़ेगी न तब पता चलेगा, तेरे पापा को भी शिकायत करूंगी मैं तेरा। ये कहते वक्त उसने उस कंकाल को देखने लगी, लेकिन वो हैरान रह गई क्योंकि वहां वो कंकाल अब था ही नहीं। ये देख वो बूढ़ी औरत हैरान रह गई। तभी उसने देखा मान्या गेट के पास खड़ी उस कंकाल को पकड़े हुए थी। ये देख वो बुढ़िया हैरान रह गई। वो जल्दी से आरिफ को छोड़ के मान्या के पास जाने लगी और वो कुछ बोलती उससे पहले ही मान्या ने उस कंकाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जेड वही आरिफ भी हैरानी से मान्या को देख रहा था कि उसकी बीवी ने ये क्या कर दिया। तभी वो औरत नीचे अपने पति के कंकाल को देखने लगी और रोने लगी और बोली अंडस्को हाँ तू खराब लड़की ने मेरे पति को मार दिया। मान्या अपने हाथ को साफ करते हुए कहा अंडस्को हाँ जैसे तो जिंदा था कभी, प्लास्टिक के कंकाल को अपना पति बोलती है। वही आरिफ ने हैरानी से कहा अंडस्को प्लास्टिक का कंकाल, मुझे लगा असली कंकाल है। मान्या ने उसे देखा और कहा अंडस्को अभी तुम मेरे जितने किसी उतना नहीं मारा है, इसलिए तुम्हें नहीं पता। आरिफ ने मुंह बना के मान्या को देखने लगा। वही मान्या बोली अंडस्को अब क्या यहाँ शोक बनाने के लिए खड़े ही, चलो जल्दी, तुम्हारी माँ वेट कर रही होगी, बेकार में टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। आरिफ ने हाँ कहा। वही बुद्धि औरत फिर बोली अंडस्को कहाँ जा रही हो तुम खूनी लड़की? मान्या ने कहा अंडस्को जेल चलना है। वो औरत ने कहा अंडस्को सही कहा, तुम्हें तो जेल ही जाना चाहिए, मेरे पति को मार दिया तुमने। इतना बोल वो फिर रोने लगी। वही आरिफ सोच रहा था अंडस्को मरे हुए आदमी फिर कैसे मारते हैं यार। वही मान्या ने कहा अंडस्को हाँ इसलिए तो जेल जा रही हूँ, मैंने तुम्हारे इस पति को मार दिया। इतना बोल वो जाने लगी। वही आरिफ भी जाने लगा। वही आरिफ जा ही रहा था कि आरिफ को शौर्य का मैसेज आया जिसमें अब एक ओरिजिनल एड्रेस दिया था। वहां आने के लिए आरिफ ने घूर के वो मैसेज। वही मान्या अब ड्राइव कर रही थी और आरिफ पास बैठा हुआ उसे रास्ता बता रहा था। मान्या ने अच्छा खासा आरिफ को डांट लगा दी थी, जिससे उसने मुंह फूला के मान्या को रास्ता बता रहा था। मान्या उसे देखा और एक स्माइल कर दी। आरिफ और मान्या दोनों जल्दी ही कार से उतर गए। पता नहीं क्यों अब आरिफ का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसे लग रहा था आज कुछ तो कांड होने वाला है। वही आरिफ को वही खड़े देख उसने पूछा अंडस्को क्या हुआ तुम्हें, चलो अंदर। आरिफ ने मान्या को देखा और घर देखा। वो घर सच में बड़ा था और अच्छा भी था। मान्या इम्प्रेस हो गई, लेकिन आरिफ को हैरानी हो रही थी। वो सोच रहा था कि उसने तो शौर्य को एक सिंपल घर बोला था, उसने तो महल जैसा घर रख दिया था सामने। वही मान्या ने कहा अंडस्को हम इम्प्रेसिव घर तो बहुत सुंदर है तुम्हारा। आरिफ ने एक स्माइल दे दी, लेकिन वो मन ही मन परेशान हो रहा था कि कुछ गड़बड़ न हो। वही मान्या ने कहा अंडस्को ठीक है चलो अंदर चलते हैं। आरिफ ने हाँ कहा और जाने लगा। जितना उसका कदम आगे बढ़ रहा था उसकी दिल की धड़कन और बढ़ रही थी। तभी मान्या ने डोर बेल बजाया। कुछ ही मिनट हुए होंगे कि डोर खुलता है और सामने जिसे आरिफ देखता है तो हैरान रह जाता है और उसके मुंह से निकाला अंडस्को मोम। आरिफ ने जब सामने अपनी मोम को देखा तो हैरान रह गया। हाँ सामने मिसेज गरिमा नायर खड़ी उसे घूर के देख रही थी।
आरिफ को यकीन नहीं हुआ। वही मान्या आरिफ के थोड़े पीछे थी और मिसेज गरिमा नायर को बड़े गौर से देख रही थी। मिसेज गरिमा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनको देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था को वो कोई 30 साल के आदमी की माँ भी हो सकती। उसे अब अपने ऊपर थोड़ा शक हो रहा था कि वो सच में खूबसूरती की मिसाल है कि नहीं। अगर वो इस एज में इतनी खूबसूरत है तो उनकी जवानी में कितनी खूबसूरत होगी। मान्या अभी आरिफ के पीछे ही थी। वही आरिफ तो शौक में ही था। बेचारा, उसको तो आइडिया भी नहीं था उसकी मोम दिल्ली से यहाँ उसके सामने खड़ी होंगी। उसे तो ये सपना ही लग रहा था। तभी मिसेज गरिमा ने आरिफ से कहा, अंडस को अब क्या बाहर ही रहोगे कि अंदर जाकर बैठना भी है। आरिफ अपने होश में आया और कहा, अंडस को हाँ मोम। मिसेज गरिमा ने थोड़ा कड़कपन से कहा, अंडस को मैंने कहा अंदर आओ आरिफ। आरिफ ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और अंदर चला गया। वो तो मान्या को एड्रेस करना भूल ही गया था। मान्या ने हैरानी से दोनों को देखा और कुछ कहती उससे पहले ही मिसेज गरिमा ने मान्या को देखा और कहा, अंडस को तुम क्यों बाहर खड़ी हो, तुम भी अंदर आ जाओ। मान्या को मिसेज गरिमा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लगी। उसके बात करने का तरीका और रुतबा किसी को अपने सामने झुका सकती है। एवन तो मान्या भी अपनी सास का इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा देखकर थोड़ा सा घबरा गई थी। उसने पहले क्या मिसेज गरिमा को कहना था वो लगभग भूल ही चुकी थी। लेकिन खुद को कंट्रोल कर उसने कहा, अंडस को हेलो मोम। मिसेज गरिमा जो पीछे जाने के लिए मुड़ चुकी थी, मान्या की आवाज सुन रुक गई और उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। लेकिन उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा सामान्य किया और पीछे मुड़ी और थोड़े नर्म भाव से बोली, अंडस को हम अंदर चलो, बाहर ठंड है, इतनी देर अपनी बहू को मैं बाहर तो नहीं रख सकती ना। बहू सुन। मान्या के चेहरे पर न चाहते हुए भी एक स्माइल आ गई। मान्या अंदर आ गई। वहीं आरिफ अंदर और ज्यादा शौक दिख रहा था क्योंकि सामने उसका भाई था, वो भी बड़ा भाई जो आरिफ को घूर घूर के आरिफ को देख रहा था। आरिफ समझ चुका था कि उसका बिना तेल के पोता तलने वाले हैं ये दोनों माँ बेटे। आरिफ शांति से बैठा रहा। तभी मान्या और मिसेज गरिमा अंदर आ गए। वही मिसेज गरिमा ने दोनों भाइयों को ऐसा देखा तो कड़क आवाज में बोली, अंडस को तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो, जाओ देखो कि डिनर की तैयारी कैसे हुई है। दोनों भाई जल्दी से अपने जगह पर खड़े हो गए। वही आरिफ और आर्निव दोनों ऐसे वहां से भागे जैसे कि वहां अगर वो एक मिनट भी रहे तो दोनों का आज राम राम सत्य होने वाला है। वही मिसेज गरिमा ने बिना के भाव से मान्या को देखा और कहा, अंडस को तुम यहाँ बैठ जाओ। मान्या ने मिसेज गरिमा की बात सुन ली और वो वहां शांति से बैठ गई। मिसेज गरिमा ने मान्या को गौर से देखा और पूछा, अंडस को तुम्हारा नाम क्या है। मान्या ने मिसेज गरिमा को आत्मविश्वास के साथ देखा और कहा, अंडस को मान्या। मिसेज गरिमा ने हाँ में सिर हिलाया और आगे पूछा, अंडस को तुम कितनी साल की हो। मान्या ने जवाब दिया, अंडस को 27 साल की। मिसेज गरिमा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर कहा, अंडस को तुम कब से आरिफ को जानती हो। मान्या ने मिसेज गरिमा को देखा और कहा, अंडस को 2 महीने पहले से। मिसेज गरिमा ने कहा, अंडस को तो तुमने आरिफ से शादी कैसे की। मान्या ने बिना डरे कह दिया, अंडस को जबरदस्ती से। मान्या को पहले मिसेज गरिमा का ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन वो भी एक माफिया थी। उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं थी, ना ही घबराने की, और मान्या किसी से कम नहीं थी। ऊपर से मिसेज गरिमा का बिहेवियर उसे अच्छा लगा क्योंकि वो कुछ हद तक मान्या की तरह ही उसे बात कर रही थी। तो मान्या को पसंद नहीं आता। वही मान्या का जवाब सुन मिसेज गरिमा हैरान रह गई। उन्होंने कहा, अंडस को जबरदस्ती तो तुम्हारा मतलब है तुम आरिफ को प्यार नहीं करती हो। मान्या ने जवाब दिया, अंडस को हाँ, मैं आरिफ से प्यार नहीं करती। वही मिसेज गरिमा को यकीन नहीं हो रहा था उसके सामने जो लड़की है वो ऐसा बोल रही है, वो भी बिना घबराए। मिसेज गरिमा को मान्या का ये बोल्ड अवतार अब पसंद आने लगा था। उन्होंने बड़े इंटरेस्ट से पूछा, अंडस को तो तुमने ये शादी फोर्सफुली क्यों की। मान्या ने जवाब दिया, अंडस को अपने पापा की प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास उस समय कोई चॉइस नहीं था आरिफ के अलावा। बट आपका बेटा अलग है एंड मैं उसे पसंद करती हूँ, और जो मान्या को पसंद है वो स्पेशल होता है। मान्या का जवाब सुन मिसेज गरिमा बहुत ज्यादा इम्प्रेस लग रही थी। वो समझ गई थी सामने जो लड़की बैठी है उसके बेटे को टक्कर बराबर दे सकती है। हाँ, उनका बेटा कभी कभी ऐसी हरकतें करता है जिससे उसे कोई भी एक स्मार्ट पसंद नहीं समझेगा, लेकिन उसकी रियल पर्सनैलिटी अगर किसी ने गलती से भी देख ली तो वो जरूर पहले हार्ट अटैक से मार जाएगा।
मिसेज गरिमा ने आगे पूछा अंडरस्को मैंने सुना तुम एक एक्टर हो। मान्या ने कहा अंडरस्को वो बस नाम के लिए, मेरा असली प्रोफेशन वो नहीं है। आई एम द माफिया। मिसेज गरिमा ने एक तिरछी स्माइल दी और कुछ कहा नहीं। वही किचन में आरिफ छुप छुप के मान्या और अपनी मोम को देख रहा था। बेचारा सोच रहा था कि जब ये Q&A सेक्शन खत्म होगा पता नहीं उसकी मोम और मान्या क्या बातें कर रहे होंगे। वो थोड़ा डर भी रहा था कि दोनों की पर्सनैलिटी एक जैसी है, अगर गलती से दोनों कहीं कोई बात पर भड़क गई तो पता नहीं क्या कर देंगे दोनों। वही आर्निव आरिफ को घूर के देख रहा था। वो बोला अंडरस्को वाह भाई तूने क्या कमाल किया है इस बार। आरिफ ने झूठी हंसी के साथ आनिव को देखा और बोला अंडरस्को वो भाई समझोना ना मजबूरी थी। आरिफ ने कहा अंडरस्को अच्छा ऐसा क्या मजबूरी थी कि तूने बिना सबको बताए यहाँ शादी करके बैठा है और हमें बताना तूने जरूरी नहीं समझा। आरिफ ने कहा अंडरस्को शादी मेरी जबरदस्ती हुई है। ओके तब मुझे पता नहीं था जिससे मेरी शादी हो रही है वो कौन है। आर्निव ने हैरानी से आरिफ को देखा जैसे पूछ रहा सीरियसली तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई है। जबरदस्ती वो भी आरिफ के साथ मजाक से कम नहीं था ये बातें। आर्निव का रिएक्शन आरिफ ने देखा और कहा अंडस को हाँ हाँ जानता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा आदमी जिसे कोई हाथ लगाने से डरता है वो आदमी का जबरदस्ती शादी कैसे हो सकता है। आर्निव ने हाँ में सिर हिलाया जो आरिफ ने कहा। आरिफ ने बड़े ड्रामेटिक अंदाज में कहा अंडस को ये बात है उन महीनों की जब मैं घूमते घूमते आ गया बेंगलो मिला हमको एक चोर जो चुरा गया मेरे दिल को लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिससे पड़ा मुझे पंडित जो था भोला। आरिफ की बात आर्निव को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो बोला अंडस को आरिफ सीधे सीधे बोलो ना क्या बात है। नहीं तो मोम को तुम जानते ही होगे वो कैसी नहीं है। आरिफ ने कहा अंडरस्को ठीक है मैं बताता हूँ। आप कोयल कुलकर्णी को जानते ही होंगे। आर्निव ने आरिफ को देखा और कहा अंडरस्को रोशन कुलकर्णी की बेटी जिसकी शादी रवि प्रभाकर के साथ होने वाला था, लेकिन खबर आई थी उसकी शादी उस हो नहीं पाए और रवि को किसी ने उसी मंडप में किसी से ने जहरीली गैस उस हवन कुंड में डाल दिया था जिससे रवि प्रभाकर वही मौत मारा गया। आरिफ ने हाँ में सिर हिलाया। तभी आर्निव को एक बात हिट की और बोला अंडस को एक मिनट तो तूने रवि प्रभाकर को मारा है। आरिफ ने खाना निकालते हुए कहा अंडस को हाँ मुझसे अगर पंगा लेगा तो मारा ही जाएगा ना। आर्निव ने कहा अंडस को उसने तेरे साथ क्या किया। आरिफ ने कहा अंडस को उसने मेरी एक डील छीन ली और मैंने उसकी जान छीन ली। आर्निव ने ना में अपना सिर हिलाया। आर्निव ने पूछा अंडस को अच्छा ये बता कि ये पंडित का क्या चक्कर है। तू ये पंडित बन के क्यों घूम रहा है फिर जबरदस्ती शादी का। आरिफ ने कहा अंडस को वो इस बार के विड्रा में एक संस्कारी सुसी आदमी का नाम लिखा था और पंडित से ज्यादा अच्छा क्या होगा इसलिए मैं पंडित बनकर उसके घर गया था उसको मारने। आर्निव ने अपना सिर पकड़ के कहा अंडस को तुम और तुम्हारा विड्रॉ, वैसे ये जबरदस्ती वाला कॉन्सेप्ट मुझे अभी समझ नहीं आया। आरिफ ने कहा अंडस को वो मैं उसको मारने के बाद आराम अपने रास्ते जा रहा था। उस समय मैंने ये पंडित के कपड़े पहने हुए थे। तभी कुछ लोगों ने मुझे किडनैप करना चाहा, मतलब मैं खुद ही किडनैप हो गया। डर डर के आपको तो पता है मुझे किडनैप होना कितना पसंद है। मैं भी तो जानना चाहता था ये कौन है आरिफ नायर को किडनैप कर सकता था। लेकिन जब मैं वहां पहुंच तो पता चला कि वो लोग किसी की शादी करवाना चाहते थे इसलिए मुझे जबरदस्ती यहाँ उठा लाए। मैंने भी सोचा यार मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही अब, मतलब ये लोग ने मुझे आरिफ नायर समझकर नहीं एक पंडित समझकर उठा लाए। मैंने सोचा ये कि मेरी लाइफ से ज्यादा फेमस ये पंडित की लाइफ है। आर्निव कब से आरिफ की नौटंकी वाली बात सुन रहा था। वो बोला अंडस्को मेन पॉइंट बताना ये क्या कहानी बता रहा है। आरिफ ने कहा अंडस्को मैं ही बता रहा हूँ मुझे सच में नहीं पता था। जिसकी शादी हो रही है वो मान्या मानन होगी जो खुद एक माफिया क्वीन है। मुझे इतना समझ आ गया था कि कोई बहुत बड़ी हस्ती है, इसलिए मैं वहां रुका हुआ था। जब मुझे पता चला कि मान्या मानन की शादी है तो मैं पहले तो शॉक्ड था कि इतनी बड़ी माफिया की शादी वो भी ऐसी जगह वो भी कैसे। मैं समझ गया था कि मान्या ये शादी क्यों कर रही है, लेकिन उसकी वो शादी हुई नहीं क्योंकि वो ये शादी भी नकली ही कर रही थी एक गर्ल डीलर को मारने के लिए। लेकिन तभी उसे उसके प्रॉपर्टी के लिए एक लड़का ढूंढना था क्योंकि उसका भाई उस समय प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रहा था एंड मान्या को अपनी प्रॉपर्टी चाहिए थी इसलिए उसने मुझे देखा और मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली।
आरिफ की बात सुन आर्निव ने कहा अंडरस्को जबरदस्ती थी कि तुमने अपने साथ जबरदस्ती होने दी। आरिफ ने एक स्माइल की और कहा अंडरस्को आप ये भी कह सकते हैं। आर्निव ने कहा अंडरस्को बहुत प्यार करते हो न मान्या से। आरिफ जो मुस्कुरा रहा था उसका चेहरा सीरियस हो गया और वो बोला अंडरस्को नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता। आर्निव हैरान रह गया। आरिफ की बात सुनकर वो बोला अंडरस्को क्या? आरिफ ने कहा अंडरस्को हाँ मैं उससे प्यार नहीं करता लेकिन पसंद जरूर करता हूँ, क्योंकि प्यार इंसान को कमजोर कर देती है और मैं जो काम कर रहा हूँ जो काम है मेरा जो मकसद है मेरा उसे में मुझे कोई कमजोरी नहीं चाहिए। आर्निव हैरानी से आरिफ को देखता रहा। वही आरिफ ने कहा अंडरस्को वैसे आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ बेंगलोर में हूँ? आर्निव ने कहा अंडरस्को शौर्य के कारण। आरिफ ने मन में कहा और अंडरस्को इस शौर्य को मैं चढ़ूंगा नहीं। तभी उन्हें किसी चीज की टूटने की आवाज आई। आरिफ और आर्निव हैरान रह गए। वो दोनों बाहर जाते उससे पहले ही आरिफ ने आर्निव को रोकते हुए कहा अंडरस्को अरे ऐसे कैसे जा रहे हो आप? आर्निव ने पूछा अंडरस्को क्यों क्या प्रॉब्लम है? आरिफ ने कहा अंडरस्को अरे यार मान्या आपको पहचान जाएगी कि आप नायर इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हो, जो कि नहीं हो पर चेहरा तो आपका है। आर्निव ने कहा अंडरस्को हाँ हाँ मुझे नहीं जाना चाहिए बट मुझे मेरे छोटी भाभी से मिलना है। आरिफ ने कहा अंडरस्को मिल लेना दिल्ली में आएगी वो आपसे मिलने अभी आप निकलो यहाँ से थोड़ा सा भी अगर मान्या ने आपको देखा ना उसके सामने मेरा भांडा फूटने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। आर्निव ने बिना मन के हाँ कह दिया और वहां से चला गया। वही आरिफ दौड़ते दौड़ते बाहर गया और जो उसने देखा वो देख वो हैरान रह गया, क्योंकि सामने दोनों सास बहू हाथों में तलवार लिए खड़ी थी और दोनों जानी दुश्मन जैसे एक दूसरे पर वार कर रही थी। आरिफ को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। बेचारा कुछ समझ पता उससे पहले ही मिसेज गरिमा ने आरिफ के गले में तलवार रख दी। ये देख तो आरिफ की जान ही सूख गई। जब मिसेज गरिमा ने आरिफ के ऊपर तलवार रखी तो आरिफ घबरा गया। वही मान्या ने वहां उस तलवार को देखा तो उसने अपने तलवार को इस तरह से घुमाया कि वो सीधा मिसेज गरिमा के तलवार को लगा, जिससे वो तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। वही आरिफ और मिसेज गरिमा हैरानी से मान्या को देख रहे थे, क्योंकि ये मूव कोई आम मूव नहीं थी, इसे हर कोई नहीं कर पाता। कुछ परिवार के लोग होते जिसमें ये स्पेशल एबिलिटी हो सकती है, पर मान्या तो मानन फैमिली से थी ना, वो ये स्पेशलिटी कैसे जानती थी। वही मिसेज गरिमा को मान्या का ये अंदाज अच्छा तो लगा, लेकिन उन्हें शक भी डाल दिया कि वो है क्या चीज। वही दूसरी और आरिफ ये सोच रहा था कि ये दोनों करना क्या चाहता, क्यों बेचारे उसको बलि का बकरा बना के उसे परेशान कर रहे हैं। तभी मान्या ने आरिफ से पूछा अंडरस्को तुम ठीक हो? आरिफ ने चेहरा मासूमियत से भरा और मान्या के देखकर नामे सिर हिला दिया। मिसेज गरिमा को आरिफ की ये चाल समझने में देर नहीं, उन्होंने कहा अंडरस्को कोई बात नहीं मान्या, अगर मेरा बेटा ठीक नहीं होगा तो उसकी माँ है ठीक करने के लिए न आरिफ। आरिफ ने जब ये सुना कि उसकी माँ ने क्या कहा तो उसके कान खड़े रह गए। उसने जल्दी से मान्या के पीछे का दुपट्टा का छोर पकड़ लिया और उसके पीछे छुप के मिसेज गरिमा के बातों का नामे जवाब देते हुए उसने नामे सिर हिला दिया। मिसेज गरिमा को पहले से बहुत गुस्सा, लेकिन आज वो शांत दिख रही थी। उसे तो पहले से गुस्सा आ रहा था कि आरिफ ने छुप छुपा के शादी कर ली और अपनी फैमिली को किसी को भी बताया नहीं। अगर उन्होंने शौर्य और आर्निव की बात उस दिन नहीं सुनी होती तो उन्हें तो पता भी नहीं चलता कि उनका बेटा क्या गुल खिला रहा है। वैसे ही आरिफ घर से महीनों दूर रहता था और अपने घर शायद ही कभी जाता था, लेकिन अभी मान्या से मिलने के बाद उनका गुस्सा काफी हद तक कम हो चुका था। उन्होंने ने कहा अंडरस्को बीवी का पल्लू छोड़ और अच्छे बच्चों जैसे मेरे पास आ। आरिफ ने न में सिर हिला दिया। मिसेज गरिमा ने उसको आंखें दिखाई तो उसने बेबसी से मान्या की और देखा जैसे कह रहा हो वाइफी जी बच्चा लो। लेकिन हमारी मान्या माँ के मामले में बहुत इमोशनल थी, और अगर उसकी सास उसके बेटे से मिलना चाहती है तो गलत क्या है। इसलिए मान्या ने आरिफ की ओर देखा और एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा अंडरस्को जाओ तुम्हारी मोम तुम्हें बुला रही है, मुझे क्यों देख रहे हो? वैसे भी आई लाइक योर मोम, मुझे उनके खिलाफ नहीं जाना तुम्हारे मामले में। मैं आज ही मिली हूँ अपनी सासू माँ से, उनको नाराज थोड़ी ना करूंगी। और अभी इतनी अच्छी तलवारबाजी के साथ लड़कर जीतने के बाद तुम्हें लगता है तुम्हारी इस भोली सी सूरत को देखकर मैं अपनी सासू माँ को नाराज करूंगी? नो नो पंडित जाओ, मुझे मत फंसाओ।
आरिफ हैरानी से अपनी मान्या को देख रहा था। यार सच में बेचारा यहाँ मरने वाले हाथ में है, अपनी माँ हाथों और उसकी पत्नी उसको उल्टा कसाई को दे रही है कि कर लो इसके साथ जो करना है। यहाँ बेचारा सोच रहा था मान्या के कारण थोड़ी ही सही उसकी पिटाई कम होगी, लेकिन यहाँ मान्या तो खुद अपनी सास को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो बेचारा बहुत अच्छा से फंसा था। उसने डरते हुए अपनी मोम को देखा जो खुद बड़े थौन से खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने थूक निगला और मान्या को देखा जो अपना दुपट्टा आरिफ से छुरा चुकी थी, और उसको मुस्कुरा के इसको देखी आरिफ तो बस हैरानी से देख रहा था। मान्या ने मिसेज गरिमा की ओर मुंह किया और कहा अंडस्को मॉम मुझे वॉशरूम जाना है। वो कहाँ है बता सकती है? मिसेज गरिमा को पता था नहीं, क्योंकि वो यहाँ आज दोपहर को ही आई थी एंड सब कुछ अरेंज करने में उन्हें टाइम लग गया। तब भी उन्होंने अपना दिमाग चलाया और सोची कि घर के स्ट्रक्चर के हिसाब से वॉशरूम को घर के पीछे साइड होने चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा अंडस्को बेटा वो घर के पीछे वाले एरिया में है, तुम चली जाओगी ना? मान्या ने कहा अंडस्को हाँ मैं चली जाऊंगी। इतना बोल वो वहां से चली गई। वही आरिफ सोच रहा था कि मान्या अब गई, अब उसका क्या हाल करने वाली है उसकी माँ। बेचारा यही सोच रहा था। वही मिसेज गरिमा ने आरिफ को देखा और कहा अंडस्को इधर आओ। आरिफ डरते डरते मिसेज गरिमा के पास आया। वही मिसेज गरिमा आरिफ को अपनी खतरनाक नजर से देख रही थी, कब मेरा शिकार आए और मिसेज गरिमा उसे अपने हाथों से दबोचे। वही आरिफ मिसेज गरिमा के पास आ गया। मिसेज गरिमा ने सर्द आवाज में कहा अंडस्को नीचे घुटनों के बाल बैठो। आरिफ घुटनों के बल बैठ गया। वही मिसेज गरिमा ने मान्या की तलवार ली। आरिफ को अपनी मोम का ऐसा तलवार उठाना देख अपना थूक गटका और अपनी मोम को देखने लगा। मिसेज गरिमा ने तलवार उठा ली और आरिफ के पास आने लगी। आरिफ ने आज अच्छे खासे भगवान को याद कर लिया था को आज उसे उसकी माता से बचा ले कोई। मिसेज गरिमा ने कहा अंडस को अपने हाथ पीछे करो। आरिफ ने धीरे धीरे अपना हाथ पीछे किया और घबराते हुए आरिफ ने अपनी मोम को देखा। तब मिसेज गरिमा ने आरिफ की गर्दन में तलवार रखी और बोली अंडस को बोलो तुमने जो गलती की है उसकी क्या सजा तुम्हें मैं दूं, तुम्हारे हाथ कौंटू की पैर। आरिफ ने कहा अंडस्को कुछ भी नहीं मोम, मैं तो बाई चांस बेंगलो आ गया था, और देखो आपकी बहू ने ही मेरे साथ जबरदस्ती की शादी करने के लिए। आरिफ की बात सुन मिसेज गरिमा ने हंसते हुए कहा अंडस्को जबरदस्ती, वो भी तुम्हारे साथ, किसको उल्लू बना रहे हो बेटा, माँ हूँ, तुम्हारी हर चाल समझ आती है मुझे। तुमने शादी की मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट तुमने कनिका के बेटी से शादी की उससे प्रॉब्लम है। आरिफ हैरानी से अपनी मोम को देखने लगा और पूछा अंडस्को आपको कैसे पता चला कि वो कनिका आंटी की बेटी है? मिसेज गरिमा ने कहा अंडस्को मैंने उसके चेहरे को देखकर ही पता चल गया था, हूबहू अपनी माँ जैसे दिखती है, ऊपर से उसके तलवारबाजी जो तकनीक उसने की वो सिर्फ उसकी माँ जानती थी, तो बताओ मुझे पता कैसे नहीं चलता? आरिफ ने सर नीचे किया और अपने मन में कहा अंडस्को यार इनको 2 मिनट में पता चल गया। बेचारा मैं ही 5 साल से इस लड़की का पढ़ के इसकी जानकारी निकाली मैंने, एक बार मोम को ही दिखा देता 1 मिनट में। आरिफ को खुद से ही बढ़ बढ़ करता देख मिसेज गरिमा ने पूछा अंडस्को क्या बातें कर खुद से? आरिफ ने जल्दी से सर उठा के कहा अंडस्को कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मिसेज गरिमा ने कहा अंडस्को हम्मम अब ये बताओ तुमने तो मान्या बचपन से पसंद नहीं थी, तुम्हारी शादी मैंने उससे तय की थी तो तुमने कहा था कि तुम उसे बहन जैसा मानते हो, अब वो बहन भाई कहाँ गए? मेरे अरमान पहले बुझा के अब किस खुशी में जगाया है? आरिफ ने मुंह बनाते हुए बोला अंडस्को तो ऐसी लड़की से शादी करता भी कौन, 5 साल की उम्र में ही वो इतनी रूठ थी इसलिए मैं उसे मिला भी नहीं कभी, और आप भी तो कभी मान्या से मिली थी, तो आप बोलो आपने क्यों बनाया था उसे बहू, क्यों जगाया था अपना अरमान? आरिफ की बात सुनकर मिसेज गरिमा ने कहा अंडस्को बात घुमाने की कोशिश मत करो, अभी ही तुमने देखा होगा कि मुझे उसका एटीट्यूड कितना पसंद आया, तो बचपन में वो क्यूट और कितनी खूबसूरत भी थी, कितनी तब कैसे पसंद नहीं आती। हाँ मैं उससे कभी मिली नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको पसंद नहीं करती थी। बोलो जल्दी कब से स्टॉप तुम्हारा मान्या को फॉलो करना? आरिफ ने सैद सा मुंह बनाया और कहा अंडस्को 5 सालों से मैं उसे 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तब मुझे नहीं पता था कि वो कनिका आंटी की बेटी थी। मिसेज गरिमा आंखें छोटी करते हुए पूछी अंडस्को अच्छा तो 5 सालों से प्यार चल रहा है तुम्हारा? आरिफ ने मिसेज गरिमा की ओर देखा और सीरियस आवाज में कहा अंडस्को मैं उससे प्यार नहीं करता, बस वो मुझे पसंद है।
मिसेज गरिमा अपने तलवार को अलग करते हुए हंसते हुए बोली, अंडरस्को ओ तुम भी मान्या की तरह एक दूसरे से प्यार नहीं करते। गुड गुड, अभी अपने मकसद में ध्यान देना अच्छा चॉइस है, लेकिन किसी का साथ लेना इससे भी अच्छी बात है। प्यार हमेशा कमजोरी नहीं बनती बेटा, वो कभी कभी प्रेरणा भी बनती है सामने खुद एक अपनों से लड़ने में। इसलिए प्यार से पीछे मत भागो, बस खुद को मजबूत बनाओ। आरिफ ने मिसेज गरिमा की बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वही मिसेज गरिमा ने आगे कहा, अंडरस्को वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम ये पंडित बनके क्यों घूम रहे हो। एक बार फिर से विड्रॉ में तुम्हें ये अजीब सा रूप लेने को कहा। आरिफ ने बड़ी सी स्माइल दी और हाँ में सिर हिला दिया। मिसेज गरिमा ने चिढ़ के देखा और आरिफ के माथे में तपली मारते हुए कहा, अंडरस्को तुम ये उटपटांग हरकतें कब बंद करोगे। मान्या को पता चला कि तुम उससे झूठ बोले, उसके घर में ऐस कर रहे तो इसी तलवार से तुम्हारा सर कटेगी। आज तो बच गए मेरे हाथों पर, मान्या के हाथों से बचना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा बेटा जी। आरिफ ने मुस्कुरा के कहा, अंडरस्को मान्या को पता चल भी जाएगा ना, तब भी कुछ नहीं करेगी मेरे साथ, इतना कॉन्फिडेंस मुझे मेरे ऊपर। मिसेज गरिमा ने अजीब नजर से आरिफ को देखा, पता चल रहा था दोनों प्यार में है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। छोड़ो हमें क्या प्यार से क्या मतलब, दोनों साथ में है और एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। मिसेज गरिमा ने आरिफ उठने को बोली और कहा, अंडरस्को उठो और जाओ और खाना बनाओ, वैसे भी यहाँ को सर्वेंट नहीं है और तुम्हें ही घर का सारा काम आता है, तो जाओ जल्दी, वैसे भी मैं यहाँ आकर बहुत थक गई हूँ। आरिफ ने मुंह बिगाड़े हुए अपनी मोम को देखा, सीरियसली तो यहाँ आई क्यों थकने के लिए। बेचारा उसको तो दो हार्ट अटैक आते आते बचा है आज, और उसकी मोम बोल रही है वो थकी है, आराम से चापर में उतर गई होंगी और सारे सर्वेंटों ने काम किया होगा। सच ए हार्टलेस मदर यू हैव आरिफ। आरिफ ने अपने मन में कहा। मिसेज गरिमा ने आरिफ को वही खड़े देखा तो कहा, अंडरस्को क्या हुआ, जाओ भी, किसका वेट कर रहे हो, जाओ भी। आरिफ मुंह बनाते हुए अंदर चला गया और बड़बड़ाया, अंडरस्को उसकी मोम और मान्या दोनों ही बेचारे आरिफ को काम कराती है, कौन कहेगा द ग्रेट प्रेसिडेंट आरिफ ऐसे घर के काम करता होगा। इतना बोल उसने मुंह बनाया और अंदर चला गया। वही मान्या अभी भी वॉशरूम खोज रही थी, लेकिन उसे मिल ही नहीं रहा था। वो जैसे तैसे करके एक रूम में पहुंची, वही वहां आर्निव था, लेकिन रूम में अंधेरा होने के कारण मान्या ने आर्निव को देखा नहीं, लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज से आर्निव समझ गया था कि अंदर रूम में कोई आया है। वो जल्दी से छुप गया और सोचने लगा, अंडरस्को कि ये उसकी छोटी भाभी यहाँ क्या कर रही है। उसने फिर पर्दे के पीछे से मान्या को देखने लगा, अंडरस्को जो शायद कुछ खोज रही थी। मान्या ने लाइट ऑन की, उसने देखा एक रूम था, उसने देखा कि वहां एक अटैच बाथरूम भी। मान्या जल्दी से वहां चली गई। वही आर्निव ने लंबी सांस ली और कहा, अंडरस्को ओ छोटी भाभी को बाथरूम जाना था, लेकिन रुको रुको, मैं अभी तक यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर छोटी भाभी ने मुझे देखा तो आरिफ और छोटी भाभी मुझे छोड़ेगी नहीं। इतना सोच वो रूम से बाहर निकल ही रहा था कि मान्या ने आर्निव को देख लिया। मान्या हैरानी से पूछी, अंडरस्को कौन हो तुम। आर्निव ने जब मान्या की पीछे से आवाज सुनी तो शोक में चला गया। बेचारा सोच रहा था कि वो क्या करे, तभी मान्या की फिट आवाज आए, अंडरस्को मैंने पूछा कौन हो तुम। आर्निव को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, उसने अपना दिमाग लगाया और सोचा कुछ सोचने से अच्छा है भागो। आर्निव भागने लगा, ये देख मान्या हैरान रह गई। वो कुछ करती उससे पहले ही आर्निव जल्दी से बाहर निकल गया। वही मान्या ने सोचा ये चोर होगा, वो भी आर्निव के पीछे भागी। वही आर्निव नीचे आ गया था और वही मान्या चोर चोर चिल्लाने लगी। मान्या की आवाज सुन आरिफ जो खाना बना रहा था वो रुक गया और मान्या ने कहा चोर, तो वो जल्दी से बाहर गया। वही मान्या ऊपर रीलिंग के पास जल्दी जल्दी भाग कर आ रही थी। उसने आरिफ को देखा और कहा, अंडरस्को आरिफ पकड़ो, वो चोर भाग रहा है। आरिफ भी हैरानी से मान्या को देखा जो गेट की ओर इशारा कर रही थी। आरिफ भी हरकत में आया और आर्निव के पीछे गया। आर्निव जो गेट के पास से निकलने ही वाला था कि आरिफ ने उसको पीछे से पकड़ लिया और कहा, अंडरस्को तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में चोरी करने आओ। आर्निव को सच मन कर रहा था कि इस आरिफ को मार दे, सीरियसली वो उसे चोर नजर आता है। उसने आरिफ को अपने सामने किया और जब आरिफ को पता चला कि सामने उसका भाई है तो हैरान रह गया। वो कुछ कार्य उससे पहले ही मान्या नीचे सीढ़ियों से उतर चुकी थी।